हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम सीडीपी पेडागोजी की क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चे भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन के साथ हमेशा अपडेट में रहें। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहें कि आप लोग कितने स्कोर कर पा रहे हैं। और क्लास के तुरंत बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप लोग सारी क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और सारी पीडीएफ ई बुक आपको नोट्स के साथ हैंड रिटन नोट्स के साथ वहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैंने 2 ई बुक उसमें अपलोड करी हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ई बुक कौन कौन सी हैं, एक आपकी एवरेज की है, एक आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की है, ठीक है। तो 2 ई बुक हैं जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास, ठीक है। फिर ऑप्शन दे रखे हैं कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है, या बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, या बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, या चौथा ऑप्शन कहता है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास अव्यवस्थित व असतत होता है। तो हम बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आप लोग अच्छे से मेरी जो मैं बोल रहा हूँ केवल आप अच्छे से सुनिए, ठीक है। उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है, जैसे कि देखो, परंतु सभी बच्चों की विकास की दर बेटा अलग अलग होती है। कभी भी ऐसा ऑप्शन मिले आपको जिसमें बच्चे एक ही स्पीड से बढ़ रहे हैं, एक ही स्पीड से बोलना शुरू कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी बच्चों में विकास की दर बेटा कैसी होती है, अलग अलग होती है। यानी कि कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई देर में चलना सीखता है, कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई देर में बोलना सीखता है ना। ये तो आप लोगों ने आसपास में देखा ही होगा सभी लोगों ने, क्योंकि कि हमारा पड़ोसी का बच्चा जल्दी चलना सीख गया लेकिन हमारे घर का बच्चा देर में चलना सीखा। तो ये चीज़ें तो आमतौर पर आप डेली लाइफ में आप लोग करते ही हैं और देखते भी हैं। तो सभी बच्चों में विकास की दर बेटा अलग अलग होती है और व्यक्तिगत विकास प्रत्येक विद्यार्थी के लिए परम आवश्यक है। बिल्कुल व्यक्तिगत विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि इस विकास के द्वारा ही विद्यार्थी भविष्य में विकास कर सकता है। और व्यक्तिगत विकास सामाजिक विकास में भी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कि ऑप्शन हो जाएगा कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, आप लोग अपना अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में देते रहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक और डैश सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, तो इसमें से बताना है। देखो, आज के बाद ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, तो इससे एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन आपको प्राइमरी और जूनियर दोनों में देखने को मिलेगा और मिलता है हर बार, ठीक है। सबसे पहले हम प्राथमिक कारक के बारे में बात कर लेते हैं। फ़ॉन्ट शायद थोड़ा सा महीन है, इसे थोड़ा हम मोटा करते हैं। प्राथमिक कारक में कौन आएगा, तो प्राथमिक कारक में बेटा परिवार आता है, ठीक। परिवार आता है। अब परिवार के साथ बेटा यहाँ पर जो भी प्लस होगा उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक। तो प्राथमिक कारक में इम्पॉर्टेंट है हमारा परिवार। अब परिवार के साथ जो भी इंक्लूड होगा वो सब प्राथमिक कारक के अंतर्गत ही आएगा। जैसे कि सपोज करो कि परिवार के साथ हमारा मीडिया लगा हुआ है, ठीक। तो ये प्राथमिक कारक के अंतर्गत ही आएगा। सपोज करो कि परिवार के साथ हमारा पास पड़ोस लगा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल प्राथमिक कारक में क्या देखना है, परिवार को देखना है। इसके साथ बेटा कुछ भी जुड़ा हुआ होगा वो प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ क्लियर हो गया है, ठीक। दूसरा समझते हैं। सपोज़ करो कि इसके साथ
द्वितीय कारक में आते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि परिवार हमारा प्राथमिक कारक है। परिवार के साथ अगर कुछ भी ऐड करा हुआ है तो वो सब प्राथमिक कारक के अंतर्गत ही आएगा। अब हम आ जाते हैं द्वितीय कारक में। द्वितीय कारक बेटा हमारा क्या होता है? विद्यालय होता है। क्या होता है? विद्यालय होता है। ठीक है, तो द्वितीय कारक हमारा क्या होता है? विद्यालय होता है। तो अब द्वितीय कारक विद्यालय होता है। विद्यालय में जो भी कुछ ऐड होगा इसके साथ, वो सारा का सारा हमारा क्या होगा? द्वितीय कारक के अंतर्गत ही आएगा। सपोज करो कि द्वितीय कारक हमारा विद्यालय होता है, विद्यालय के साथ ऑप्शन में हमारा क्या जुड़ा हुआ है? पास पड़ोस जुड़ा हुआ है, तो वो द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा। अगर प्राथमिक कारक परिवार है और परिवार के साथ पास पड़ोस जुड़ा हुआ है तो वो प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। केवल आपको कितना याद रखना है? केवल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये वाला पोर्शन, और इसके साथ कुछ भी ऐड होगा वो प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा। यानी कि प्राथमिक कारक परिवार होता है, द्वितीय कारक हमारा विद्यालय होता है। परिवार के साथ जो भी ऐड होगा यहाँ पर, जो भी यहाँ पर ऐड होगा वो परिवार प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा, और विद्यालय के साथ जो भी ऐड होगा वो द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। तो उसने प्राथमिक बोला है तो हमें क्या देखना है? परिवार देखना है। परिवार इसमें है और किसी में भी नहीं है। और हमें उसने बोला कि द्वितीय कारक, और द्वितीय कारक हमारा क्या हो जाता है? विद्यालय हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अभी तो ये सिंगल ऑप्शन में आए हैं। कभी कभी क्या होता है कि परिवार के साथ कुछ और भी ऐड किया होता है, तब बच्चों को दिक्कत होती है कि सर क्या लगाएं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो बताना है कि लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, अभ्यास एवं धराओं की प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्ति करने की एक निश्चित निष्क्रिय प्रक्रिया है, या उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको बताना है। देखो, लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया ही अधिगम है। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया ही अधिगम है। और अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, जो कैसे चलती है? जीवन पर्यंत तक चलती है। देखो, वाइगोत्स्की का क्या मानना था? वाइगोत्स्की का ये मानना था कि बालक जो होता है समाज के साथ अंतःक्रिया के दौरान ही विचारों या भाषा का विकास करता है। वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा पहले है और विचार बाद में है। इन्होंने क्या कहा था कि भाषा जो है पहले कौन है? पहले भाषा है और बाद में क्या है? विचार है। इसी का अपोजिट जीन पियाजे ने कहा था। तो जीन पियाजे ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पहले कौन है? विचार है। पहले विचार है और बाद में भाषा है। ठीक, तो ये दोनों कन्फ्यूज़न रहता है, आप लोग याद रखेंगे अच्छे तरीके से। तो वाइगोत्स्की कहते हैं, इनका पासवर्ड क्या है? वाइगोत्स्की ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यानी कि इनका पासवर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया। जहाँ जहाँ सामाजिक लगा होगा वो वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ होगा। वो कहते हैं कि बच्चा समाज से जुड़कर समाज के साथ अंतःक्रिया करके द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है। उनके अनुसार बालकों के अधिगम में समाज की भूमिका कैसी होती है? निर्णायक होती है। संस्कृति भी अधिगम का मुख्य साधन है। हमारी परंपराएं एवं मान्यताएं, वेशभूषा हो गई, रहन सहन हो गया, खान पान हो गया इत्यादि से भी बालक एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार भी मैंने आपको बताया था कि ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। कहता है आरोपण है, नकल है, निष्क्रिय ध्यान है, समस्या समाधान है। ठीक, देखो, कठिनाई की पहचान कर रहा है वो, कोई भी कठिनाई है उसकी क्या कर रहा है? कोई बच्चा पहचान कर रहा है, लक्ष्य का निर्धारण कर रहा है और संभावित समाधान भी कर रहा है। यानी कि संभावित समाधान, यहीं से तो हमें टैग बट पकड़ना है। और परिणामों की खोज करके क्या कर रहा है? कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना कर रहा है। देखो, आरोपण में नहीं आएगा। आरोपण का सिद्धांत किसने दिया है? हमारा कोहलर ने दिया है। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा। क्या कहता है आरोपण का सिद्धांत? देखो,
आरोपण का सिद्धांत हमारा ये कहता है कि पहले के अधिगम से और बाद के अधिगम में जो भी समानता होती है तो अधिगम केवल वहीं तक होता है। तो ये फिलहाल हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हमने गलत कर दिया। नकल तो वैसे भी नहीं हो सकता, और जब उसने बोल दिया सक्रिय ध्यान होता तो किसी तरीके से हमारा ऑप्शन हो सकता था। यहाँ पे बोल रहा है निष्क्रिय ध्यान, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास समस्या समाधान। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, समस्या समाधान के अंतर्गत ही कठिनाइयों की पहचान करी जाती है, लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है, संभावित समाधान और परिणामों की बेटा खोज भी की जाती है। समस्या समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत ही विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का निर्माण होता है। तो समस्या समाधान के द्वारा क्या होता है बेटा, तर्क शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो उसे भविष्य में क्या करता है, नई खोज करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा तो आप लोग सुनते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा कह रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आमतौर पर किसका सबसे अधिक महत्व, कह रहा है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य रूप से दिखाने में सक्षम है, या शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। देखो, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है बेटा, कि जिसमें बच्चे को ही सर्वे सर्वा समझा जाता है, यानी कि सब कुछ बच्चे के अनुसार किया जाता है। उसका मूल्यांकन, उसका अधिगम, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना, TLM लेना, ठीक है, किस्से कहानियाँ, सब बच्चे के अनुसार होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो, शिक्षक को केवल शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं बल्कि शिक्षार्थी के बारे में भी जानना होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चे के अनुसार चलना। यहाँ पे बच्चे के अनुसार चलने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने कहा कि सर आज छुट्टी कर दीजिए, आज मेरा मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, तो टीचर क्या करेगा, छुट्टी कर देगा। ना ना ना, ऐसा बिल्कुल ना समझना। उसके अनुसार का मतलब ये है कि बच्चे का जो IQ लेवल है, यानी कि बुद्धि लब्धि है, जैसे कि कोई सामान्य का है, कोई कुशाग्र है, तो कक्षा एक ही रहेगी आपकी, उसके अनुसार शिक्षा दिया जाएगा। किसी को मतलब इजी सवाल दे दिया, किसी को टफ सवाल दे दिया। फिलहाल मैं क्या समझा रहा था, शिक्षार्थी के बारे में जानना होता है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा विषय प्रधान या अध्यापक न होकर बाल केंद्रित है ना तो वो कैसा है, विषय प्रधान है, और ना ही कैसा है, ना ही वो अध्यापक प्रधान है बाल केंद्रित शिक्षा में, है ना। इसमें क्या होता है कि इस बात का महत्व नहीं है कि शिक्षक कितना ज्ञानी है, बिल्कुल नहीं। इस बात का बिल्कुल भी महत्व नहीं है कि शिक्षक ज्ञानी कितना है, यानी कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि शिक्षक अनपढ़ होना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन के हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। और स्कूल कितना भव्य दिख रहा है, इससे भी मतलब नहीं। वैसे तो भव्य दिखना ही चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ध्यान केवल शिक्षक पे देना चाहिए, विद्यालय पे देना चाहिए, है ना। शिक्षक की पहचान से हमें क्या मतलब है भैया, हमें तो बच्चों को पढ़ाना है ना। तो ये वाले ऑप्शन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बालक के सामाजिकरण में अध्यापक की भूमिका को निर्देशित नहीं करता। कहता है बालक के सामाजिकरण में अध्यापक की भूमिका कौन सी नहीं है। बेटा, सबसे पहले आपको नहीं वाला ऑप्शन पे सर्कल कर लेना है, जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो। अमूमन बच्चे इसी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, नहीं का ध्यान रखते नहीं है, सही वाला उत्तर जैसे ऑप्शन पढ़ते हैं सही नज़र आता है उसी पे टिक कर देते हैं, है ना, पॉजिटिव उत्तर को, जबकि हमें नेगेटिव उत्तर ढूंढना है। तो कहता है कि बालक के सामाजिकरण में अध्यापिका की भूमिका क्या नहीं होती है। तो सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण बेटा एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है ना। और सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का क्या होता है, सर्वप्रथम कार्य ये है कि बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके उनकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे एवं उन्हीं के अनुसार उसे विकसित होने के अवसर प्रदान करें। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सामाजिकरण के लिए ये ज़रूरी है कि आप उनके पेरेंट्स से क्या है राब्ता रखें, जिससे कि आप उनसे पता लगा सकें कि ये घर पे कैसे रहता है, इसका व्यवहार कैसा है, किस किस चीज़ में इसकी रुचि है। यानी कि तो जब मुझे ये रुचियाँ पता चल जाएंगी ना, तो उन्हीं रुचियों को मैं कहानी में बदल कर बच्चों को सिखा सकता हूँ। तो टीचर जो तभी तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, दोनों की होती है, इसलिए तो होती है राब्ता के लिए। लेकिन आजकल ऐसा ना तो कोई मीटिंग में जाता है
आजकल के पेरेंट्स मीटिंग में बिल्कुल नहीं जाते हैं, जबकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि जब टीचर आपसे पूछेगा तभी तो बच्चे का क्या कर पाएगा, सामाजिकरण कर पाएगा। तो फिलहाल हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का दूसरा हो जाएगा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र प्रदान, ऑप्शन हो जाएगा 2 कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक बालक को माता पिता से दूर रखता है। क्यों? मुझे तो नेगेटिव चाहिए ना आंसर, बाकी तो सारे ऑप्शन ठीक हैं। देख लो, वे शिक्षा के द्वारा बच्चे में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमें गलत वाला चाहिए। वे स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सिखाकर सामाजिकरण करता है, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, पॉजिटिव। हमें नेगेटिव चाहिए। कहता है कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिकरण योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान कर सामाजिकरण करता है, ये भी ठीक है। बेटा हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो यही तो होगा। मैंने बताया कि माता पिता और टीचर एक साथ मिलें, और इसमें कह रहा है कि दूर रखता है, तो ये वाला ऑप्शन नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है, आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? कहता है मीरा बहुत अमीर घर से संबंध रखती है इसलिए वे, या मीरा की माँ विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं इसलिए, या मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है इसलिए, या मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है इसलिए। देखो, कहना ये चाह रहा है कि मीरा अपनी सहेलियों से व्यक्तित्व में और सामाजिक समायोजन में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझिए। देखो, मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तित्व एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। इसका कारण बेटा ये हो सकता है कि मीरा की जो भाषा है बहुत आकर्षक है। क्या है? मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। जिन बच्चों की भाषा क्या होती है, मधुर होती है, ओजस्वी होती है, प्रिय होती है, वे अपने समूह में, कोई भी उनका समूह हुआ, जैसे दोस्तों का समूह हो गया, परिवार हो गया, आस पड़ोस हो गया, समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। लोग उन्हीं को अधिक महत्व देते हैं जिनका भाषा व्यवहार प्रभावपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि यार हम वहाँ पर गए, उसका बोलने का तरीका बहुत हमें अच्छा लगा, सुना होगा ना। तो सबसे पहले तो आप अपना बोलने का तरीका ठीक करेंगे, तभी आप क्या हो पाएंगे, अपने समूह में, परिवार में या समाज में क्या होंगे, प्रभावित हो सकेंगे। तो फिलहाल कहता है कि अमीर घर से है इसलिए प्रधानाचार्य की बेटी है, होशियार है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी भाषा बहुत क्या है, आकर्षक और ओजस्वी है। ठीक, देखो नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन आया है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, पहले इसका आंसर बता देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्ताव रखती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्ताव रखती है बेटा, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा का ही होना चाहिए। देखो, का ही होना चाहिए, एक टैग वर्ड आपको और मिल गया, जहाँ पर भी आपको ही मिल जाए, केवल मिल जाए, वो ऑप्शन आपका गलत होता है। कहता है शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित, जहाँ पर भी शब्द हतोत्साहित दिख जाए बेटा आपको, वो भी ऑप्शन आपका निगेटिव होता है, काट दीजिए। केवल शब्द दिख जाए आपको, ये सब टैग वर्ड है बेटा, आप लोग नोट करते हुए चलिए। ये शब्द जहाँ भी दिखेंगे ऑप्शन में आप लोग काट देंगे, केवल सी टेट में। ठीक है, बहुभाषावाद को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहिए बेटा, बहुभाषावाद को तो पढ़ाना चाहिए। बहुभाषावाद में क्या होता है कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सब बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, कोई बच्चा हिंदी मीडियम से आता है, कुछ इंग्लिश मीडियम में आता है, कुछ उर्दू सीखे हुए होते हैं, कुछ फ़ारसी सीखे हुए होते हैं। जब वो आपस में बात करते हैं, जवाब देते हैं, किसी ने पूछा, टीचर ने पूछा कि आलू को क्या बोलते हैं या सेब को क्या बोलते हैं, तो सबने अपनी अपनी भाषा में जवाब दिया, और इससे क्या हुआ कि सभी बच्चे एक दूसरे की भाषा सीख गए। यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है कि प्राथमिक। देखो, इसके बारे में अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है कि नई शिक्षा नीति के बारे में क्या क्या प्रस्ताव है, लेकिन आपने केवल गलत वाले ऑप्शन से काटकर सही उत्तर पे पहुंच गए। तो आप ऐसे भी अपने उत्तर पे पहुंच सकते हैं। यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आप लोग ऑप्शन काट कर सही उत्तर पे पहुंच सकते हैं। यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना जाना चाहिए। ठीक है, तो एक क्लास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर ज़रूर लूँगा, परेशान आप बिल्कुल मत होइए। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, अगर मैं इसके सारे पॉइंट लिखूँगा अभी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जल्द ही मैं, फ़िलहाल इसकी PDF तैयार हो चुकी है, लेकिन इसकी जैसा कि आप कमेंट में मुझे बताएंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लाइव या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे, तभी हम क्या करेंगे, नई शिक्षा नीति पे एक वीडियो ज़रूर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, नहीं तो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं केवल उन्हीं के लिए हम वीडियो बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहता है कि
बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपको मिलना है और आपको याद रखना है कि विकास जो होता है केवल 2 चीज़ों का परिणाम होता है, ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण। केवल इतना ही शब्द आपको याद रखना है, आनुवंशिकता प्लस वातावरण। अगर केवल आनुवंशिकता आता है तो वो ऑप्शन गलत है, केवल वातावरण आता है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहता है कि केवल आनुवंशिकता नहीं, केवल वातावरण नहीं, विद्यालय शिक्षा नहीं, तो आनुवंशिकता भी आना चाहिए, वातावरण भी आना चाहिए, इतना याद रखना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो क्या होता है कि ये दोनों क्या होता है, बीज और किसकी तरह होते हैं, पानी की तरह होते हैं, ठीक है। इसका लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाद में बताता हूँ। चलो फिलहाल आप ये समझिए, जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा कि बच्चों या किसी भी चीज़ किसी भी इंसान का विकास का जो परिणाम होता है आनुवंशिकता वातावरण, जिस ऑप्शन में आपको ये दोनों दिखाएंगे वही ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, ठीक। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। कहता है कि एक क्वेश्चन, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आपका जेंडर रूढ़िवादिता से जरूर मिलेगा, जेंडर वाइज से। कहता है कि एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। तो ये क्या सूचित करता है, सिंपल सी बात है, जेंडर रूढ़िवादिता को निश्चित करता है ये, है ना। अब कैसे करता है ये समझ लीजिए। देखो इंग्लिश में आप ज़्यादा ध्यान देंगे, उसमें जेंडर वाइज लिखा होगा। देखो एक शिक्षक क्या कर रहा है जब भी इस टाइप का जेंडर रूढ़िवादिता से क्वेश्चन आएगा आप कैसे पहचानेंगे, यानी कि लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़कियां झाड़ू लगाएंगी, लड़के बाहर जॉब करेंगे, लड़कियां प्लेन नहीं उड़ा सकती, लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के खाना नहीं बनाएंगे, है ना। लड़के मैथ लेंगे, बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, लड़कियां बीए करेंगी, एमए करेंगी, मैथ को उन्हें नहीं आती है। इस टाइप का कुछ भी दिखे आपको, या लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, हाई स्कूल इंटर तक पढ़ सकती, लड़के ज़्यादा पढ़ेंगे, या इस टाइप का कुछ भी आपको क्वेश्चन में मिले, समझ लो वो रूढ़िवादिता है। और रूढ़िवादिता ख़त्म कैसे की जाएगी, ख़त्म ऐसे की जाएगी कि लड़कियां जो हैं बाहर का काम करें, लड़के अंदर का काम करें, यानी कि लड़कियां प्लेन भी उड़ा सकती हैं। ख़त्म करने के लिए अगर बात की जाएगी कि इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो लड़कियाँ जो हैं अपोजिट काम करने लगें, समझ लो रूढ़िवादिता ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।